हेलो माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। इफ़ी पे आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। स्टोरी लाइन अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करो, मुझे अप्रिसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इफ़ी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो उसकी रेड ट्रिगर हो गई थी और वो ऑफिस से भाग करके सीधे घर आया था। आने के बाद उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था और अपने आप को उसने रस्सी से टाई अप कर लिया था। उसने अपने पैरों को भी बांध रखा था। विंग को, जो कि उसकी मॉम को कैंसर था और पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो तरह तरह के रास्ते ढूंढ रहा था पैसे कमाने के लिए, बट फिर भी वो पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि एक दिन का हॉस्पिटल सिर्फ चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और अगर कैंसर जैसे बड़े बड़े सी बीमारी का इलाज कराना हो तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसी वजह से विंग बहुत सारे काम किया करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में ओनली फॉर उसकी एक मॉम ही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उसे छोड़ के चली जाए, क्योंकि वो जानता था कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा। बट फिर भी वो आखिरी टाइम तक कोशिश करना चाहता था। वो अपनी मॉम का इकलौता बच्चा था, वो अपनी मॉम को खो नहीं सकता था। इसी वजह से वो बस पैसे कमाना चाहता था और इसी वजह से वो तैयार भी हुआ था। इसी वजह से वो अब बैक स्टेप भी नहीं ले सकता था, जो कि वो जानता है कि हाँ, इसके सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे लेकिन बुरे के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अब वो बैक नहीं हो सकता है। वो ये सारी बातें सोचते हुए खुद को वो उस अल्फ़ा के सामने वो सरेंडर कर देता है। वो अल्फ़ा जो कि अंदर से वांगजी का अल्फ़ा बार बार ग्रॉल कर रहा था और एक ही शब्द बोल रहा था, मीट, ये तुम्हारा मीट है। और न जाने क्यों उसकी आंखें वापस से चकाचौंध से भर गई थी। एक अजीब सा साइन उसकी आंखों में दौड़ आया था, या बोलो उतर आया था। वो विंग के फेस को स्कैन करना चाहता था, बट जबकि उसकी रेड की वजह से उसका विज़न ब्लर हो रहा था और उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहे थे। हाँ, एक रेयर ब्लड अल्फ़ा, एक ऐसा रेयर ब्लड अल्फ़ा जो कि शायद ही किसी टाइम पीरियड में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो। सही कहा, वांगजी का ब्लड एक गोल्डन रेशियो का ब्लड है और उसका ये रेयर ब्लड होने की वजह से ही वो अभी तक अपनी इस लाइफ टाइम में बस अभी तक के एज में उसने बस 3 बार ही रेड को ट्रिगर किया है। और जब भी ये रेड ट्रिगर होती है तो उसका जो ब्लड है वो जैसे जैसे करके रेड ब्लड में कन्वर्ट होता जाता है, वैसे वैसे करके उसकी पूरी सेल्स चेंज हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से वो एक जानवर में तब्दील हो रहा है, यानी कि वो उस समय एक ऐसा जानवर बन जाता है जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी वांगजी के साथ में ऐसा ही हो रहा था। उसकी विज़न ब्लर्ड हो रही थी, उसकी आँखों में एक ब्राइटनेस तो थी बट वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी और वो लस्टफुल आइज के साथ में विंग को देख रहा था अपने सामने एक खाने के तौर पे, क्योंकि उसे अभी अपनी इस भूख और प्यास को शांत करना था। जैसे जैसे उसके बॉडी में ब्लड सेल्स दौड़ रहे थे वैसे वैसे वो वापस से, जो कि उसने अपने रस्सी को खोल लिया था, खड़ा था और अपने हाथों को फैला करके बहुत ज़ोर से चीखता है। ये चीख सुन करके वेंचिंग अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई थी और सीचैन, जो कि ऑफिस रूम में था, वो भाग करके बाहर आता है और जब देखता है कि ये आवाज़ वांगजी के कमरे से आ रही है तो वो वेंचिंग की तरफ देख रहा होता है। और वहाँ आने के बाद वो कहता है, ये अभी ये वांगजी के चीखने का आवाज़ था ना, वो हॉट कर देगा उस ओमेगा को। वेंचिंग, चलो मेरे साथ ऊपर। वेंचिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या पता वो ओमेगा उसे शांत करा देगा। प्लीज़ सिचैन, मेरी बात मानो, प्लीज़ कूल डाउन, वो देख लेगा, मैं जानती हूँ वो कर सकता है। विंग जब देखता है कि वांगजी अचानक से उसकी बॉडी सेल्स चेंज होने लगे हैं, वो उसकी बॉडी तो एक मस्कुलर बॉडी तो थी ही, पर अभी उसकी पूरी बॉडी अलग हो रही थी। उसके मसल्स दिख रहे थे और उसके हाथ में जो धाराएं सीराएं बन रही थी वो सभी क्लियर टू क्लियर विजिबल हो रही थी विंग को, क्योंकि वो देख पा रहा था ब्लू और ग्रीन कलर की धाराएं उसके हाथ में जो बन रही थी। अभी वांगजी खड़ा होकर के अपने हाथों को ऐसे ओपन कर रहा था और मुट्ठी बना रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उसके ब्लड सेल्स चेंज हो रहे थे वैसे वैसे वो चीख रहा था और ग्रॉल कर रहा था। वापस से वो है करते हुए वो विंग को देखता है और अभी उसकी आंखें वापस से गोल्डन हो गई थी और वो अब विंग को एक एक मतलब
ऐसे देख रहा था कि जस्ट वो अभी इसका काम तमाम ही कर देगा, बट विंग धीरे से बोलता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा तो मर्सी करो मेरे मेरे साथ। विंग की बात सुनकर के पता नहीं क्यों वांग जी, जो कि अभी गुस्से से गुर्रा रहा था, वो ऐसे शांत हो जाता है। उसकी बॉडी के हार्मोन्स पूरी तरह चेंज हो चुके थे और उसकी बॉडी गेस्चर भी बदल चुकी थी, बट फिर भी वो जैसे ही उसके कानों में विंग की वॉइस जाती है, वो शांत हो गया था और उसने अपने हाथ भी नीचे कर लिए थे। फिर वो धीरे से, जो कि विंग अभी भी बैठा हुआ था बेड पे, धीरे से उसकी ओर बढ़ता है और अपने एक हाथ से विंग के गालों को टच करता है। फिर उसे ऐसे ही उसके शोल्डर से ग्रैब करते हुए उसे उठाता है एंड देन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद वो खुद बेड पे बैठ जाता है और विंग को अपनी गोद में बैठा लेता है। उसको अपने, क्योंकि उसके सामने में विंग अभी सच में बहुत छोटा लग रहा था, वो विंग को बहुत अच्छे से अपनी कीज में भरता है, अपनी आगोश में भरता है और उसके पूरे, जहाँ तक अपर बॉडी उसकी आगोश में आ रही थी, वो उस अपर बॉडी को वो स्निफ करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे विंग वाकई में डर रहा था, अभी आगोश में भर रहा था, वैसे वैसे विंग वैसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट फिर भी वो अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। उसने खुद को सरेंडर किया है और उसे अभी कंप्लीट करना होगा इस टास्क को। वैसे वैसे वो अपनी आप को काम डाउन करते हुए अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना वापस से शुरू करता है। उसकी वो रोज़ फ्रेगरेंस वाली फेरोमोन्स वापस से ही उस अग्रेसिव और डोमिनेंट अल्फ़ा के फेरोमोन्स के साथ में मिक्स हो रही थी। और जैसे ही विंग के सूदिंग और कामिंग फेरोमोन्स उस अल्फ़ा के नोज़ तक जाती है, वो रिलैक्स होना शुरू हो गया था। लेकिन जो आंखें उसकी लस्टफुल थी, वो और भी ज़्यादा ब्राइट एंड शाइन करने लगी थी और वो विंग को वापस से एक ही झटके में बेड पे पटकता है और उसके ऊपर आ गया था। आने के साथ, जो कि वो अभी भी अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और विंग उसके सामने पूरा लेटा हुआ था। उसने बेडशीट को ग्रैब कर लिया था क्योंकि उसे नहीं आइडिया कि आखिर नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। वांग जी वापस से उसके शर्ट्स को, उसके पैंट्स को, उसके हाथ को, उसकी उंगलियों को, उसके फेस को टच कर रहा था, मानो वो महसूस करना चाहता हो कि क्या वो सच में ये उसका ओमेगा है। क्योंकि अभी उसकी विज़न एकदम ब्लर आ रही थी, उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका था, उसे कोई भी चीज़ अच्छे से समझ तो नहीं आ रही थी। वो सीधे निढाल होकर के उसके ऊपर आके गिर जाता है। उसके दोनों हैंड्स को, विंग के दोनों हैंड्स को अपने बैक के पास ले जाते हुए उसे अपने बैक से होल्ड करवाता है एंड देन फिर उसके नेक ग्लैंड को वो इनहेल करना शुरू करता है, उसे स्नीफ करता जा रहा था। जैसे जैसे वो सूदिंग और कामिंग फेरोमोन्स वो इनहेल करता जा रहा था, उसकी लस्ट जो थी वो बढ़ती जा रही थी। अब वो लस्ट उसकी हॉर्नीनेस में बदल रही थी, तब्दील हो रही थी। वो फिर उसके बाद उसके नेक को, विजुअल हो रहे नेक को थोड़ा सा जो दिख रहा था हल्का सा, वो उसके शर्ट्स को थोड़ा सा साइड करता है एंड देन उसे वहाँ लिक करना शुरू करता है। उसके बाद वो अचानक से उसके शर्ट्स को फाड़ के 2 भाग में डिवाइड करके उसे ऐसे ही निकाल देता है, जो कि उसकी शर्ट्स के लिए अभी भी लगे हुए थे। वो परवाह नहीं करता है। उसके हैंड्स को ऊपर की तरफ ले जा कर के उसके दोनों हैंड्स को, जिस रस्सी से वो थोड़ी देर पहले वो खुद बंधा हुआ था, अब उसी रस्सी से उसके दोनों हाथ को वो टाई अप करके बेड से बांध देता है। फिर उसके पैंट्स को वो ओपन करके नीचे की तरफ सरका देता है, जो कि अभी भी कपड़े उसकी बॉडी पर ही थे बट नीचे के साइड थे। वांग जी, जो कि अभी ओनली फॉर अपनी ट्राउज़र पैंट में, अपनी कूट वाले पैंट में था, वो उसे उतार करके फेंक देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। अभी वो अपनी बॉडी से विंग की होल बॉडी को वो प्रेस कर रहा था। ओनली फॉर प्रेस ही नहीं कर रहा था, वो अपनी पूरे बॉडी को विंग की बॉडी के ऊपर रगड़ रहा था, क्योंकि वो महसूस करना चाहता था इस सेंसेशन को भी, जो कि वो जब ऐसे नॉर्मली उसकी ट्रिगर नहीं हुई थी, बट अभी अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया उसे खुद नहीं पता, जो कि ये इतना ज़्यादा हॉर्नीनेस से भर रहा है। वो पूरे बॉडी को ऐसे ही रब कर रहा था उसके साथ में। उसके बाद वो उसकी नेक के पास जा कर के फिर से उसे स्निफ करना शुरू कर देता है। स्निफ करने के साथ ही वो उसके दोनों पैर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और सीधे, उसने विंग को प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो विंग को किस भी करे या मार्क भी करे। फ़िलहाल के लिए तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वो अपने सेंस में नहीं था, बट फिर भी वो विंग को किस नहीं कर रहा था, ओनली फॉर वो स्निफ कर रहा था, लिक कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था।
फिर वो उसके दोनों पैर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है एंड देन सीधे अपने हाथों को विंग के बटहोल के इनसाइड इंसर्ट करा देता है। वो इतना ज़ोर से डाला था उसके अंदर कि विंग इतना ज़ोर से चीखा था कि उसकी चीखने के बाद अब वापस से नीचे तक गई थी और वेंचिंग वापस से अपने सीट से खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे डर लग गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वांगजी चिल्लाया था। अभी विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के वो बहुत डर गई थी। वो सीधे से उठ के खड़ी हो जाती है और उस कमरे की ओर देख रही होती, जिस कमरे से बस बहुत हल्की सी डिम लाइट की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो वो रोशनी भी बाहर की तरफ शो हो रही थी। वो बहुत घबरा गई थी और अपनी जगह पे चल रही थी। सीजन जो कि ऑफिस रूम में जाने के बाद वापस जब उसे वेंचिंग समझा देती है तो वो समझा बुझा करके सीचन को उस रूम में वापस भेज देती है और सीचन ऑफिस रूम में आकर के सो गए थे। वो पीए भी सोफे पे जाके लेट गया हुआ था, क्योंकि सबको बस 2-3 घंटे का बीतने का वेट कर रहे थे। अभी लगभग आधा घंटा बीत चुका था ये सभी चीज़ें करते हुए और अभी से ही वेंचिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वो इधर से इधर चहलकदमी कर रही थी और बस अपने गॉड से प्रे कर रही थी कि ये 2 घंटा बस जल्दी से जल्दी बीत जाए और उसकी वो रट जो है वो बस फर्स्ट वो ख़त्म हो। बाद के लिए वो उसे दवाई दे सकते हैं ताकि ये सभी चीज़ें काम डाउन हो जाए। विंग जो कि इतना ज़ोर से चीखा था, वो चीखने के साथ ओनली फॉर चीखा नहीं थे, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे, उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगी थी और वो कांपना शुरू कर दिया था, क्योंकि हाँ वो ओमेगा है बट उसकी भी हीट आती है, बट उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो कभी किसी से फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनाया हुआ था, ये इसका फर्स्ट टाइम था और वो अपनी वर्जिनिटी भी खो चुका है इस इंसान के साथ में। इस बात का अभी कोई मैटर नहीं है, बट कम से कम उसे प्रिपेयर करना चाहिए था। वांगजी जो कि अभी होश में नहीं था, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो किस हद तक जा रहा है, उसे ये भी नहीं पता और उसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो अभी चीखा है वो इंसान और उसे वो बस शांत कराए, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब देखता है कि विंग इस तरह से चीख रहा है तो वो वापस से अपने हाडी को बाहर निकाल लेता है और फिर विंग के दोनों हाथों को खोल देता है। खोलने के साथ वो विंग के खींच करके बेड से नीचे उतारता है एंड देन उसको बेड के कॉर्नर से ही, उसकी मुंडी ओनली फॉर बेड पर थी, उसका चेस्ट एरिया तक ओनली बेड पर था, बाकी सभी पार्ट्स वो नीचे की तरफ थे। वो उसके बॉडी को वैसे वैसे धक्का देता है एंड देन फिर उसके बैक साइड से उसके बट में अपने हाडी को इंसर्ट करा देता है। इस बार भी वो बिना मर्जी के सीधे इंसर्ट किया था। हाँ वो जान रहा था कि ये नहीं जा रहा है, बट फिर भी वो उसके दोनों बट को अपने हाथ से पकड़ता है। पहले तो वो अपने टिप को उसके अंदर डालता है एंड देन फिर उसके दोनों बट को अपने हाथ से पकड़ कर सीधे इंसर्ट कराता है। इस बार भी विंग चीखा था। जब दूसरी बार विंग चीखा था तो वेंचिंग कांप गई थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ये सच में उसे मार ना डाले। बट यहाँ वांगजी पूरा लस्टी हो चुका था। उसके बाद वो बिना मर्सी दिखाए विंग को हार्डर एंड फास्टर थ्रस्टिंग दिए जा रहा था। उसके रिक को हाथ में पकड़ के स्टॉक कर रहा था एंड देन वो उसे थ्रस्ट किया जा रहा था, इतना हार्डर किया जा रहा था कि विंग बस उस बेडशीट को पकड़ के चीख रहा था, चिल्ला रहा था। विंग के चीखने की आवाज़ सुनकर के वेंचिंग की रूह भी कांप गई थी, क्योंकि उसकी साउंड सीधे नीचे तक आ रही थी जिस तरह से विंग चीख रहा था। और वांगजी की वो एक गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी वापस से। वो अभी वापस से उसकी जो ब्लड थे वो उसकी ब्लड से वापस से हार्मोन चेंज करना शुरू हो गया था और वो वापस से एक जीता जागता जानवर बन रहा था। और वो इतना हार्डर किए जा रहा था कि विंग की बस चीखें निकल रही थी कंटिन्यूअसली 20 मिनट तक लगातार उसे इसी तरह से फॉक करने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम रिलीज होता है, इतने में वो शांत नहीं हुआ था। उसके बाद वो सीधे ऐसे निकालता है अपने हार्डी को, उसके बाद उसका सारा स्पर्म्स बाहर गिर रहा था। वो विंग को उठा करके सीधे बेड पर लाके प्लेस करता है वापस से, और वापस से वो उसके साथ वैसे ही बिना मर्जी दिखाए उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वो विंग को ना ही बाइट कर रहा था, ना ही लिक कर रहा था, ना ही उसे प्रिपेयर कर रहा था, ना ही उसे किस कर रहा था। ओनली फॉर वो उसे फक कर रहा था। ओनली फॉर उसके साथ वो बेड इंटीमेसी सीन क्रिएट कर रहा था और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी खुद को काम डाउन कराना था। इस वक्त उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था और वो लगातार बस ऐसे ही कर रहा था। वो हर 5 से 6 मिनट बाद जब वो रिलीज होता था तो थोड़े देर के लिए खुद को ऐसे काम डाउन कराता और उसके
जो नेक सेंट ग्लैंड थे उसे इनहेल करता, उसे स्निफ करता, एंड जैसे ही वो वापस से वो टर्न ऑन होता था, वापस से वो विंग के साथ में वापस से उसे फक करना शुरू कर देता था। लगभग 2.5 घंटे बीत चुके थे और वो अभी भी कंटिन्यूअसली किए जा रहा था। विंग, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई थी, उसे अब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी झेलने की स्टेमिना भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था और इतना बैड एक्सपीरियंस उसने अनुभव किया है अभी कि वो अब इसे बयान भी नहीं कर सकता। बिना किसी प्रिपरेशन के ऐसे फिजिकल कांटेक्ट बनाना सच में एक असॉल्ट है और कुछ भी नहीं। वो जान रहा है बट अभी वो क्या करे, क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों बट हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था बट फिर भी अभी जो हो रहा था वो उसे होने दे रहा था। तभी जो लगभग अभी 2.5-3 घंटा बीतने वाला था और वांगजी कंटिन्यूअसली उसको फक करने के बाद उसके ऊपर ऐसे ही 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के पोस्चर में था और उसके नेक सेंट ग्लैंड को वापस से इनहेल कर रहा था। वहीं नीचे दूसरी तरफ वेंचिंग के फ़ोन पर एक कॉल आता है और वो सीधे, उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है और वो भागते हुए सीधे वांगजी के रूम में आती है। उसे नहीं परवाह कि वांगजी और विंग अभी किस हालत में है। उसे ये भी नहीं परवाह कि वांगजी और विंग पूरा का पूरा नेकेड हो सकता है। उसे नहीं पड़ी है कि वांगजी अभी विंग के साथ में क्या कर रहा है। उसे तो पड़ी है कि बस उसे वो विंग को बाहर निकाल के लाएगी। वो सीधे आती है, उस स्पेयर की लगे हुए डोर को वापस से ओपन करती है और फटाक से अंदर आती है। अंदर का नज़ारा देख करके वो दंग हो गई थी। पूरे कमरे में वॉश टूटा हुआ था, पिक्चर फ्रेम्स फेंके हुए थे, पर्दे फटे हुए थे, कुशन्स, सोफ़ा के ऊपर जितने भी कुशन्स रखे हुए थे सब इधर उधर बिखरे हुए थे। पहले तो वो उस कमरे की हालत देख करके शॉक हो गई थी क्योंकि वांगजी विंग के साथ हर जगह, हर कॉर्नर पर इंटीमेट हुआ था। फर्श पे, सोफ़ा पे, टेबल पे, खिड़की के पास खड़ा करके वो हर पोस्चर में इस 2.5-3 घंटे में वो उसके साथ इंटीमेट हो चुका था और अभी वो उसके ऊपर ऐसे निढाल पड़ा हुआ था। पहले जब देखती है बेड पे विंग और वांगजी को इस तरह, तो अपना वो फेस दूसरी तरफ कवर कर लेती है। फिर नीचे पड़े हुए वो ब्लैंकेट, ये जो चद्दर होते हैं ना, वो उसे उठाती है बेडशीट को एंड देन वांगजी के ऊपर प्लेस करती है। दोनों को कवर करने के बाद वो विंग से कहती है, विंग तुम्हें अब निकलना होगा यहाँ से। विंग जो कि अधमरा सा हो गया था, वो वेंची की बात सुनने के बाद अपनी आइज ओपन करता है। वांगजी जो कि उसकी जो फर्स्ट हर्ट थी, जो लगभग 3 घंटे के आसपास रहने वाली थी, अभी भी थी पर बहुत कम थी और वो रिलैक्स कर रहा था। वो जैसे तैसे करके विंग और वेंचिंग दोनों मिल करके खुद को वांगजी से सेपरेट करते हैं, जो कि वांगजी उसके ऊपर था और वो हट नहीं रहा था बट फिर भी विंग हिम्मत करके उसे अपने ऊपर से हटाता है। वो उसके ऊपर भी वो बेडशीट था और वेंचिंग जल्दी से जाकर के उसके कपड़े को कलेक्ट करती है, जो कि उसके कपड़े फट चुके थे। तो फिर जब देखती है कि उसके कपड़े फट चुके हैं तो वो जल्दी से जाकर के वार्डरोब में से वांगजी के ही शर्ट्स और पैंट्स ला करके विंग को देती है। विंग जो कि उस हालत में नहीं था कि वो पहन सके बट फिर भी वो जैसे तैसे करके उसे वेयर करता है एंड देन धीरे से उतरता है। वो अपने पीठ पे हाथ रखे हुए था और झुक के चल रहा था। वेंचिंग उसे आराम से धीरे धीरे करके नीचे उतार के लाती है और कहती है, विंग ये तुम्हारा फ़ोन लो और तुम्हें अब शायद से हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल की बात सुन करके विंग एकदम शॉक हो गया और वो कहता है, क्या हुआ है सीजिए? तो वेंचिंग कहती है, पहले तुम हॉस्पिटल जाओ विंग, और अभी जो कुछ भी हुआ है इस सभी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें बाद में दवाई दे दूँगी, ठीक है ना? विंग कहता है, क्या हुआ है सीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरी माँ ठीक है ना सीजिए? वेंचिंग जो कि असमंजस में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। वो तो वापस से जब देखता है कि वेंची कुछ नहीं बोल रही है, वापस से बोलती है, सीजिए प्लीज़ बताइए मुझे, मेरी माँ ठीक है ना? तो वेंचिंग बोलती है, वो विंग कैसे बताऊँ मैं, तो तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया। विंग इतना सुनना था कि विंग जो अपना पेट पकड़े हुए था वो सीधे धड़ाम से वहीं फर्श पे बैठ जाता है। वो एकदम इस वक्त सन्न हो गया था। क्या? उसने अपना वर्जिनिटी खो दिया, उसने अपनी माँ के लिए अपना वर्जिनिटी खोया। वो आज एक ऐसे दरिंदे अल्फा के
नीचे था, जो उसे शायद से अभी तो वो ओलिवर उसे अधमरा किया है। अगर अभी सीजे आके उसे नहीं बचाती तो न जाने उसके साथ आगे क्या होने वाला था। वो शायद मर भी सकता था। उसने आपको उस अल्फा को सौंप दिया जिसे वो जानता तक नहीं, ओनली फॉर पैसों के लिए। और उसकी माँ ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। क्यों? वो जब ये सभी चीज़ों को प्रोसेस करता है तो रोना शुरू कर देता है। फूट फूट कर रो रहा था वो बहुत ज़्यादा। वेंजिंग उसे होल्ड करती है, उसे गले लगाते हुए उसे सोप करने का ट्राई करती है, बट विंग के तो मानो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो उठ के खड़ा होता है और उस घर से बाहर भाग आता है। बारिश जो कि अभी भी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो इसी बारिश के जैसे उसके जीवन में भी अभी आंधी और तूफान सभी चीज़ें एक साथ आ गई थी। विंग कंटिन्यूअसली रोते जा रहा था, अपने पीठ को पकड़ के उस बारिश में चलते जा रहा था। वो सभी चीज़ों को बस प्रोसेस कर रहा था। वो इतना मेहनत करता है, वो डिलीवरी का काम करता है, वो बार में काम करता है। वो आज अपने आप को उसने सेल भी कर दिया अपनी मॉम के लिए, ओनली फॉर मॉम के लिए। वो अभी एक स्टूडेंट है, वो किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जॉब करे। वो सोच रहा था कि ठीक है, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसकी मॉम के ऑपरेशन तो हो ही जाएंगे, उसकी मॉम बच जाएगी, साथ में उसने जो लोन लिया है एडुकेशन के लिए वो भी उसे चुका देगा। एक बार वन नाइट स्टैंड करने से कुछ नहीं होता है, बट उसे नहीं पता था कि वन नाइट स्टैंड करने के बाद उसकी दुनिया इस तरह से तहस नहस हो जाएगी। वो इन सभी चीज़ों को सोचते हुए बस उस बारिश में चलते चले जा रहा था। उसके दिमाग ने, उसके मतलब पूरे बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। एक तो वो पहले ही इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जो उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि 2.25 घंटे लगातार वो झेल रहा था उस अल्फ़ा को, जो बस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओनली फॉर 5 से 7 मिनट का ब्रेक और वो वापस से टर्न ऑन हो जाता था, और उसके साथ वो सभी चीज़ें। और अभी ये सबसे बड़ा सदमा कि उसकी मॉम नहीं रही, जिस वजह से उसने इतना सब कुछ किया वो नहीं रही। वो यही सभी सोचे जा रहा था। वो चलते चलते आता है और एक जगह बैठ जाता है, और बैठने के साथ ही वो बहुत ज़ोर से चीखता है, नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है, क्यों? आखिर ये दुनिया, ये भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकती है? ये मेरे हिस्से में इतना दुख कैसे लिख सकती है? मेरे हिस्से में इतनी तकलीफ़ें कैसे आ सकती है? मेरे जीवन को ऐसे कैसे बेहाल और बदहाल बना सकती है? मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूं? मैं क्यों करूं इतना स्ट्रगल? हर किसी की लाइफ नॉर्मल होती है, हैप्पी होती है, पर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी भरी क्यों है? इतनी ज़्यादा हॉरिबल क्यों है? वो चीख रहा था और रो रहा था, रोते रोते ये सभी बातें कर रहा था। और वापस से कंटिन्यू रोते हुए कहता है, मेरी माँ, बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया, बट मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे रहते हुए मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्हें भी लगा कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं हूँ मैं, किसी काम का नहीं हूँ मैं, किसी काम का नहीं हूँ। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो ये सभी बातें सोचे वो रो रहा होता है, और वो उठता है और उठ के वो हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है, उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।